जमाना तो बहुत शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब का न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। दामने दीन हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। खैरुद्दीन पाशा या खैरुद्दीन बारबरोसा यानी कि सुर्ख दाढ़ी वाले, आप आलम इस्लाम के एक अजीम सपूत और एक बेहतरीन दुनिया के अमीरुल बहर थे। आप 1475 में पैदा हुए। शुरू में आप एक बहरी कज़ाक थे जो बाद अज़ां सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज के सरबराह मुकर्रर हुए और कई दहाइयों तक बहिरे रूम में अपनी ताकत की ताक बिठाए रखी। वो यूनान के जजीरे मेडली में पैदा हुए। आपका इंतकाल इस्तंबुल में हुआ। आपका असल नाम खिजर याकूब ओगलू था। खैरुद्दीन का लक़ब आपको अजीम उस्मानी फरमानवा सुल्तान सलमान बिन सलीम ने दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम खैरुद्दीन बारबरोसा की अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे और मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पे नेवी की मिलिट्री हिस्ट्री में आपकी क्या अहमियत है, इस पे बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुर्रहमान सफ़ी साहब, पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं और कमांड और नेवी का वसी तजर्बा रखते हैं और स्ट्रेटेजिक अमूर के ऊपर इनकी राय आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सुनते रहते हैं। तो बातचीत का सर आगाज करेंगे। सर, खैरुद्दीन बारबरोसा तारीख के अंदर आप उठा के देखें तो एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कजाकी से अपने कैरियर का आगाज किया, फिर डिप्लोमेट भी रहे फ्रांस के अंदर और फिर सबसे ज्यादा अरूज उन्होंने हासिल किया एज अ नेवल चीफ ऑफ ऑटमन एम्पायर। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड अगर आप हमें बताएं ताकि नाजरीन को एक इस चीज का पता चले कि ये अजीम शख्सियत कौन थी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, और बहुत ही मुनासिब मौजू आपने चुना है आज के डिस्कशन के लिए, जिससे हमारे नाज़रीन बेशतर जो सिविलियंस हैं और ख़ास तौर पर इवन फौजी हजरात, हम लोग आर्मी नेवी है उसके, वो इतने तरह पूरे आशना नहीं है। खैरुद्दीन बारबरोसा जो उनका एक्चुअल नाम था, एक बहुत बड़ा नाम है इन दी मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड की जो आगाज है 15वीं सदी में, जब अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें कि उस वक्त यूरोप का कॉम्पोजिशन क्या था और एक दे वर कमिंग आउट ऑफ डार्क एजेस जिसे कहा जाए, ठीक है ना। उनके लिए डार्क एजेस क्या थी? जब उनकी जहालत का दौर था, उनके पास टेक्नोलॉजी और इल्म इतना नहीं था जब जितना मुसलमानों का था। और अभी कल ही मैंने एक ट्वीट किया कि 3-4 बड़े नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी जो वहाँ की में खोली गई थी, वो मुसलमानों ने उनकी ताक बेल डाली। तो ये तमाम तर बैकग्राउंड था। बारबरोसा साहब जो थे, ये बेसिकली जैसे आपने इंट्रो में कहा, कजाक से, जहाँ से उनका नाम शुरू हुआ, लेकिन चूंकि मेडिटेरेनियन को अगर आप देखें, पूरा जो उसके इर्द गिर्द की जो ममालिक है, उस वक्त नहर सुएज नहीं बनी थी, तो जब्राल्टर से आप दाखिल होइए तो वो पूरा एक इनक्लेव था जिसमें मुख्तलिफ ममालिक थे। और उन दिनों जो शिप्स थे, सेलिंग शिप्स और रोइंग शिप्स, उनका दौरा था और बड़ी तेजी के साथ मुसलमानों की एम्पायर जो थी वो स्टैब्लिश हो रही थी। बिकॉज ये हिस्ट्री का हिस्सा है कि जिन्होंने समंदरों पर रूल किया, उनकी एम्पायर जो थी या उनकी जो पहुंच थी वो दूर दराज ममालिक तक पहुंची और उनको अपने कब्जे में किया। कहीं पर लड़ना पड़ा, कहीं पर उन्होंने खुद आपके साथ समझौता करके आपके एम्पायर में शामिल होते गए। तो बारबरोसा साहब का इनिशियल जो था वो जो मेन इनकी बैटल्स हुई है वो है स्पेनिश नेवी के साथ, बिकॉज स्पेन, पोर्चुगल और ये दूसरे ममालिक थे जिनके पास जहाज थे और जो बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे थे बिकॉज ऑफ ट्रेड। यूरोप में, अफ्रीका में उस वक्त स्लेव ट्रेड बहुत ज्यादा आम था, क्योंकि उस जमाने के जहाज जो थे वो या तो सेल्स
उससे चलते थे, या फिजिकल रोइंग करना पड़ते थे। तो रोइंग के लिए आदमी चाहिए होते थे जो वहां से वो लोग स्लेवरी के तौर पर लेकर आते थे। तो बारबरोसा साहब की शुरुआत होती है 15वीं सदी में, और 3-4 उनके बड़े अहम एक्सपेडिशन से ऑटोमन एम्पायर को जिसका उन्होंने शुरू किया। पहला जो काम किया था 1516 में, वो एलजीएस पे एक्सपेडिशन थी, और एलजीएस पे कब्जा किया। और एलजीएस पे जब कब्जा किया तो उस वक्त जो मुखालिफ ममालिक थे उनमें वेनिस, पेपल स्टेट्स था, जिनोवा था, स्पेन था, मॉन्टेरा था, माल्टा था, और पुर्तगाली। 4-5-6 ममालिक थे जो आपके खिलाफ थे, और ऑटोमन एम्पायर ने इनके खिलाफ एक्सपेडिशन की। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेडिशन थी वो एलजीएस की थी। उसके बाद दूसरा उनका था वो बैटल ऑफ ट्रिवेजा। इसमें अगेन एक चीज बताऊं कि जो इंग्लैंड में उसमें जो बादशाह थी वो है चार्ल्स द थर्ड एंड चार्ल्स द फिफ्थ, और फ्रांस में जो थी वो एंड्रियो बोर्डन की थी। तो ये मुखालिफ थे, लेकिन उस वक्त जब एक्सपीडिशन शुरू हुई तो फ्रांस जो थी वो आपके साथ, बारबरोसा के साथ उन्होंने मिलके इनके खिलाफ कार्रवाई की, और जो इनकी ट्रेड और इंटरनेशनल डीलिंग्स और रिलेशन थी उनमें काफी वसअत पैदा की। और बारबरोसा साहब ने ऑटोमन एम्पायर के फैलने में और यूरोप के जो बेशतर इलाके थे उनपे जो इस्लाम की एडवेंट हुआ है, इस्लाम जो पहुंचा वो इन्हीं के एक्सपीडिशन के जरिए पहुंचा। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जिस वक्त बारबरोसा को अरूज हासिल होता है कि उस्मानी खिलाफत तो खत्म हो चुकी है, उस्मानी खिलाफत कह रहा हूँ, सॉरी, अब्बासी खिलाफत जो है उसका तो खात्मा हो चुका है। अर्तुगरुल गाजी जो है उसके बेटे बुनियाद डालते हैं उस्मानी खिलाफत की, जो अब ग्रो कर रही है, और सुल्तान सलमान बिन सलीम या सलमान अल कानूनी जो है उनका दौरे हुकूमत है। स्पेन में भी मुसलमान हम देख रहे हैं कि मार खा रहे हैं। इंक्विजिशन जो है उसका आगाज हो चुका है, और मुसलमान जो हैं उनको अपनी दीनी वाबस्तगी की वजह से कैथलिक जो स्पेनिशर्स हैं वो तरह तरह की अजियतों का जो है वो शिकार बना रहे हैं। ऐसे में जो है जहाँ पे हर तरफ डाउनफॉल आ रहा है, वहां पे उम्मीद की वाहिद किरण जो है मुसलमानों के लिए वो उस्मानी खिलाफत बन के उभर रही है। ऐसे हालात में हम देखते हैं कि जो खैरुद्दीन बारबरोसा है वो मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। वो उन जहाजों के ऊपर जिनके अंदर मुसलमानों को अगवा करके या तो बेदखल किया जा रहा है या उनको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। सर, इसमें मैं एक बहुत अहम सवाल होता है ताकि एक स्टैब्लिश हो जाए कि पर्सनैलिटी जो है खैरुद्दीन बारबरोसा की क्या है। उस हवाले से मैं पूछूंगा कि जब आप तारीख का एज अ नेवल ऑफिसर आप जब तारीख का जो है मुतालिया करते हैं तो खैरुद्दीन बारबरोसा की आपको कैसी पर्सनालिटी आती है कि सो कॉल्ड क्राइम, क्योंकि फिजा की तो क्राइम है, उधर से निकल के अमीरुल बहर तक मुसलमानों के लिए इस हस्ती जो इस जात जो है इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और कितना ये मुसलमानों की मदद के लिए आगे आ रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है। और क्योंकि तारीख लिखी गई है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ज्यादातर तारीख के लिखने वाले अंग्रेज और वो थे, जैसे कि उन्होंने जर्मन को एक डिमोनाइज किया, उसी तरीके से मुसलमानों को डिमोनाइज करते रहे। बट हकीकत जो है, जो राइटर्स है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स जिनको आप पढ़िए तो उनसे अंदाजा होता है कि खैरुद्दीन बारबरोसा की जो पायरेसी थी वो एक किसी हद तक थी। बट देन लेटर ऑन जब ये वाज़ेह हो गया कि ये जो इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं इनकी तरफ से जुल्म और सितम की क्या कहते हैं एक वेव है जो कि शुरू की कर दी गई है मुसलमानों के खिलाफ खास तौर पर, तो इनका मुसलमानों के साथ मिलना, मुसलमान की हैसियत से अमीरुल बहर की जिम्मेदारियां संभालना, और उसमें खास तौर पर इन चीजों की रोकथाम करना जिसमें गरीबों को या जो ओप्रेस थे उनकी मदद करते हुए उन इलाकों पे कब्जा किया, ताकि ये जो उन पर जो जुल्म और सितम किया जा रहा था, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी वो रोकी जाए। और दैट इज व्हाई वी सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि उस दौर में
इनके एक्सपेक्टेशंस की बिना पर लोगों ने इनको जहां जहां ये गए इनको सपोर्ट मिली है, इनको वेलकम किया गया है। और इन जो स्पेनिश और दूसरे जो फोर्सेस थी जो इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, उनके खिलाफ बड़ा एक नुमाया इनका एक्शन था, जिसकी बिना पर उनको एक रिलीफ मिला। और वो ये जितनी भी ममलिकतें हैं थी अराउंड दी मेडिटेरेनियन, उसमें आस्ते आस्ते आप देखिए कि अगर आप एक जहन में तस्वर करें कि द मुस्लिम एम्पायर, द ऑटोमन एम्पायर कैसे फैली, वो बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स जो उन्होंने किए इन तमाम एक्सपेडिशन में। नीस को कब्जा किया, एल्जियर्स पे गए, और क्या कहते हैं प्रवजा का जो बैटल थी, ये तमाम 4, 5, 6 बैटलें बड़ी अहम थी, जिसकी बिना पर इनका एक इमेज सामने आया और ऑटोमन एम्पायर को एक तकवीत मिली एज ए रूलिंग अथॉरिटी ओवर द एरिया। सर, अब जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि खैरुद्दीन बारबरोसा का कमांड का तरीका क्या था, और उनकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ जंगों के अंदर एज अ नेवल ऑफिसर आप क्या डिटेक्ट करते हैं, और क्या आप समझते हैं कि जो आने वाली नस्लों के लिए भी उनकी वो हिकमत अमली, उनके वो तरीके जो हैं वो मसले रहा होंगे? देखिए, इस सवाल का बड़ा जरूरी है समझना कि उस दौर में जो जहाज से वो किस टाइप के थे, क्या हथियार अवेलेबल थे, और फिर क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई की गई उनको करने के लिए। तो अगर आप देखेंगे जो 2 किस्म के जहाज थे, एक सेलिंग के जहाज थे जिसपे हवा के जरिए चलते थे, और एक कॉम्बिनेशन थी जिसमें सेल भी था और रोइंग भी करते थे आदमी नीचे बैठ के। तो उनको गैलीज कहा जाता था। जो बड़े बड़े जहाज थे उनको गैलीज कहा जाता था। उसमें उन्होंने फिर कैनन लगाई हुई थी, और उसके बाद वो उनके जरिए आप हमला करते थे। नाउ आप उस दौर की टेक्नोलॉजी को देखते हुए द शिप्स हैड टू कम वेरी क्लोज, गन रेंज में आते थे कैनन के पास, तो वो फिर एक दूसरे को पर अटैक करते थे। और इनका फिजिकली फ्री होता था कि ये इनके जो फोर्सेस थी वो जहाज को बोर्ड करती थी, और वो फिजिकली तलवारों से लड़ाई होती थी। तो उसके लिए 2 चीजें बड़ी काम इंपॉर्टेंट थी। एक ये, आप अपने आप को जहाज को मनूवर करके ऐसी जगह पे लेकर आए जहां आपको एडवांटेज मिले, और आप जहाज को देखते हुए अपनी जो कैनन की जो रेंज थी उसके अंदर जहाज को लाके और फिर आप उससे हमला करें। और जैसे ही वहां पर एक या 2 या 3, 4 जो शेल उनको हिट करते थे, आग लगती थी, तो फिर आपकी जो मनूवरिंग होती थी जहाज के नजदीक जाके, ताकि आपके आदमी उस जहाज पे चढ़ जाए, और उसको वहां पर फाइटिंग होती थी मोर और लेस तलवार के साथ, और फिर आप वो कैप्चर कर लेते थे। तो जो नेवल बैटल्स थी उनका यही तर्ज अमल था, और सारा जो फोकस होता था कि आपको एडवांटेज कैसे मिले, हाउ डू यू मनूवर योर शिप टू गेट इनटू अ पोजीशन जहां से आपको एडवांटेज मिले। दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। तो सेकंड पार्ट ये था कि आपकी जो फौज थी जो आपके साथ जहाज पे होती थी, उनकी अपनी ब्रेवरी, उनकी अपनी जो ट्रेनिंग थी कि किस तरीके से वो जहाजों को बोर्ड करेंगे और उन पर जाके कब्जा करेंगे। और उसके बाद हमने देखा है बैटल ऑफ प्रवजा में और बैटल ऑफ जो नीस को कब्जा किया, काफी उनके जहाज थे जो इन्होंने कब्जे में लिए अपने, और वो फिर आपका प्राइस भी बन गए। और उसके साथ साथ जो दूसरे मर्चेंट शिप हो जा करते थे जो कि जिन पे ये चीजें नहीं होती है, वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते थे, उनको फिर आप जाके घेर के अंदर यू टू टेक देम अवे। तो ये बेसिकली वॉरफेयर एट सी जो थी, दैट वाज डिजाइन टू गेट द एनिमी की जो उनके जहाज से उनको आप पहले डैमेज करें और फिर उनको कब्जा करें। सर, ऐसे में ये तो आपने बताया कि उस जमाने में किस तरीके से था। जो खैरुद्दीन बारबरोसा थे, उनकी क्या स्ट्रेटजीज होती थी, और क्या उनका जो खास बात क्या थी जो उन्होंने एक छोटी नेवी को एकदम जो है मेडिटेरेनियन की, जो कि उस वक्त वर्ल्ड दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ताकतें वहां से निकल रही थी और मुसलमान जवाल पजीर हो रहे थे, उनको ऐसा डरा दिया कि अगले कई दहाइयों तक खैरुद्दीन बारबरोसा के बाद भी किसी की जरूरत नहीं हुई कि ऑटमन्स को जो है वो चैलेंज कर सके। तो वो क्या खास बात थी, वो क्या कमांड का तरीका था, वो क्या खास उनके स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से तारीख में उन्होंने आला मुकाम पाया?
देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जहां तक टैक्टिक्स का सवाल था और स्ट्रेटजी वो, लेकिन देन बहैसियत नेवल कमांडर के, बहैसियत एक लीडर के, आप इनकी अपनी जो शख्सियत थी उसके बड़े असरात थे, उनके जो फॉलोअर्स थे जो उनके साथ एक्सपीडिशन में जाते थे। सो आपका जो अप्रोच था वो सिंपल ये था कि जो दुश्मन से जब मुकाबला करना है तो उसमें कोई दुश्मन को जेर ताब लाने के लिए आपकी जो ऑर्डर्स हुआ करते थे वो ये कि वी विल फेस द एनिमी एंड देन वंस वी हैव कैप्चर्ड देम, तो फिर उनको आप उसी अंदाज से ट्रीट करेंगे जैसे कि आप एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो उनको आप तमाम तर सहूलियात देते हुए फिर आगे कैदी रखते थे और या तो जजिया लेके छोड़ देते थे या फिर वो भी आपके साथ शामिल हो जाते थे। तो ये एक बहुत ही नुमाया उनका था कि टिपिकल जो कि एज अ मुसलमान, एज अ मुस्लिम लीडर जो आप पर हुक्म था कि आप जंग कैसे लड़ेंगे और जंगों में आपका कॉन्टेक्ट क्या होगा, दैट वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ हिज लीडरशिप, जिसकी बिना पर दुश्मन के बहुत सारे जो मैसेज थे, मालिक थे, उनमें जब ये मैसेज जाता था उनकी जो एक तरह का मैं कहूँ जो एक असर रसूख था या एक हैबत भी कह सकते हैं, वो भी तारी थी कि इंस्टेड ऑफ फेसिंग द लीडर, ज्यादातर उसको वो सरेंडर कर दिया करते थे और फिर उनके साथ शामिल हो जाते थे। दैट्स वाई अगर आप उस दौर का एक नक्शा देखें जहन में, तो वो एक बहुत वसी पैमाने पर मुस्लिम ममलिकत पूरी ऑटोमन एम्पायर फैली हुई थी अगेंस्ट, उस वक्त बैजेंटाइन एम्पायर खत्म हुई उस वक्त, और दूसरी जो थी एम्पायर थी उन सब के खिलाफ ये इस तरह के चलते रहे और वो आस्ते आस्ते मेडिटेरेनियन का पूरा इलाका, नॉर्थ अफ्रीका का इलाका, कमिंग ऑन टू द ईस्टर्न साइड जहाँ पर आप पर्शिया और इंडिया का ये पूरा इस्लाम इसी तरीके से फैलता रहा एंड कंटिन्यू टू एक्सपेंड द होल ऑटोमन एम्पायर। और यहाँ पे एक चीज बताना जरूरी समझो, यहाँ तक है कि अमेरिका में भी बिफोर द एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर एक चीज थी कि जब ये लोग, अगर आप उनके साथ जो ऑर्डर थे कि अगर आप उनके साथ शामिल नहीं होंगे तो आपको जजिया देना पड़ेगा। तो आपको को ये याद दिला दूं कि अमेरिका ने भी ऑटोमन एम्पायर को जजिया दिया था, ये भी तारीख का हिस्सा है। तो उसके बाद ये जब वर्ल्ड वॉर हुई तो तभी दैट इज व्हाई वी सी कि वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद दे मेड श्योर कि ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया जाए, ताकि ये जो जो दहशत और जो जिस अंदाज से ये फैल रही थी इसको रोकने का एक ही अंदाज था। और जो अब हम देखते हैं कि उनके आदमी जो थे वो आके आपके अंदर मिल गए और आस्ते आस्ते ये ऑटोमन एम्पायर की जो बुनियादें थी जो अंदरूनी तौर पे खोखली होनी शुरू हुई, इवेंचुअली फाइनली दे वर एबल टू ब्रेक दिस एम्पायर। तो ये याद रखिएगा, ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अमेरिका ने भी जजिया दिया था ऑटोमन एम्पायर को, ये याद रखिएगा। अच्छा सर, अब जो है फाइनल फेज में हमारे हैं, खैरुद्दीन बारबरोसा के बैटल्स का आप बता रहे थे, उनके जो कारनामे थे, तो उनके जो बड़े बैटल्स हैं जिन्होंने तारीख पे असर डाला, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप उनके ऊपर क्या कमेंट करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि 5-6 बड़ी नामी गिरामी मिशन थे उस एरिया में जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, तो वो ही बुनियाद बने इनकी तमाम तर एक्सपेंशन की, ऑटोमन एम्पायर की। और इनकी जो लीडरशिप थी उस वक्त ये देखना पड़ेगा कि आपको कि उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में रूलर कौन थे, और जो और अपार्ट फ्रॉम दी सुल्तान जो थे जो आखिर तक उन्हीं की जनरेशन चली है। इन इन यूरोप आपके पास जो लीडरशिप थी वो चार्ल्स की थी, वो एडवर्ड थे, चार्ल्स थे, और किंग रिचर्ड था। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो ये एक ऐसा दौर था जहां पर इनकी एक्सपेडिशन ने एक वुसअत दी ऑटोमन एम्पायर को। तो सर लास्ट क्वेश्चन यही है कि यूरोपियन नेवी की तारीख में और जो मुस्लिम तारीख में जो क्या सिग्निफिकेंस है, और जो एक नया नेवल ऑफिसर है या जो हिस्ट्री का तालिब इल्म है वो क्या डिटेक्ट करेगा जब वो खैरुद्दीन बारबरोसा की शख्सियत को पढ़ेगा?
देखिए, मैंने उनकी जो पर्सनालिटी को हमने डिस्क्राइब किया, उनके एक्सपीडिशन को डिस्क्राइब किया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का जो था, वही आप अगर अपने जहन में रखें तो एक चीज बड़ी वाज़ेह सामने आती है कि मुसलमानों का दौरा वो उस दौर में इन्हीं की एक्सपेडिशन के जरिए हुआ। इनका जो किरदार था, इनका जो अंदाज़े लीडरशिप था, और जिस तरीके से कब्जा करने के बाद जो सब्सिक्वेंट एक्शन लिए गए उन इलाकों में जहां पर आपके कब्जे हुए, वो एक बहुत ही नुमाया एक्टिविटी थी जिसके बना पर कंसोलिडेशन हुई आपकी अंपायर की, और अंपायर बढ़ती चली गई। और बहुत सारे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि लोग ऐसे थे जहां पर इंटरनल तौर पर उन्होंने खुद ही आपके साथ शमूलियत इख्तियार की, कहीं पर जजिया देके इख्तियार की, कहीं पर आपके साथ मिल गए। तो ये एक बहुत ही नुमाया दौर था मुसलमान की तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। खैरुद्दीन बारबरोसा, नो डाउट जब मुसलमानों की नेवल तारीख लिखी जाएगी जाती है तो सबसे ऊपर उनका नाम आता है। खैरुद्दीन बारबरोसा कजाकी से अमीरुल बहर तक का सफर और एक कामयाब डिप्लोमेट के तौर पे जिस तरह उन्होंने अपनी रियासत को सपोर्ट किया, वो अब तक और आने वाली नस्लों के लिए एक मसले रहा है। आपकी कमांड का तरीका, आप लीड फ्रॉम द फ्रंट, और जिस तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन की एक पुराने तर्ज की नेवी की और उसे जदीद तरीन नेवी में बना दिया कि जिसका नाम सुनते ही मेडिटेरेनियन की ताकतें कांपने लग जाती थी। वो आप यूरोपियन तारीख उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। बल्कि अभी भी अगर आप अमेरिकन फिल्में देखें, यूरोपियन फिल्में देखें, तो बारबरोसा का खौफ अभी भी उनके लाशऊर में शामिल है। ये आज हमारा पहला प्रोग्राम था खैरुद्दीन बारबरोसा पे। ये अब हमने एक सीरीज शुरू की जिसमें हम मुसलमान जर्नैलों और मुसलमान जो एडमिरल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को और कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।